बारिश में गरीब सास बहू के चटपटे मोमोज। अरे तू कैसे नहीं देगी मुझे पैसे? मुझे सब पता है कि तू कहाँ कहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है और किस किस पर पैसे खर्च कर रही है। मैं भी देखता हूँ तू मुझे पैसे कैसे नहीं देती। मर जा कमबख्त, कहीं जाकर डूब मर। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? एक तो तू पहले से ही दूसरी औरत के चक्कर में अपनी इतनी अच्छी बीवी को छोड़ चुका है और अब हमारी छाती पर मूंग दल रहा है। हम जैसे तैसे अपना गुजारा करके इन बेसहारा लोगों को सहारा दे रहे हैं और तू उल्टे हम पर ही लांछन लगा रहा है। अरे तू ही सबसे मक्कार है। तूने ही उसे सिर पर चढ़ा रखा है। अगर तू अपनी ये फालतू बकवास बंद न करती तो इसकी इतनी हिम्मत न बढ़ती और मेरी जिंदगी चैन से कट रही होती। अरे निकल जा यहाँ से। तेरे जैसों की जिंदगी ही ऐश में कटेगी जो अपनी बीवी को छोड़कर दूसरों के साथ मुंह मारते फिरते हैं। तेरे अंदर तो अपनी गृहस्थी पालने तक की औकात नहीं है, तभी तो आज तक तुम्हारी कोई सौतन नहीं हुई। और निकलो मेरे घर से। मेरे घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और तुम्हें एक भी रुपया नहीं मिलेगा। राहुल गुस्से से प्रियंका को जोर से थप्पड़ मारकर धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उसके हाथ से जबरदस्ती पैसे छीनकर वहां से भाग जाता है। राहुल के जाने के बाद सास बहू जमीन पर बैठकर फफक कर रोने लगती हैं। हे भगवान, मैंने कैसा नकारा बेटा जना है। इसने मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद कर ही दी, साथ में तेरी जिंदगी भी नरक बना डाली। जीते जी उसने अपने बाप को कभी सुकून नहीं लेने दिया और अब हमारी जान का जंजाल बना हुआ है। वो सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन अब आगे हमारा गुजारा कैसे होगा और हम करेंगी क्या? आपको पता ही है कि हमें बच्चों की फीस भी भरनी है, इसके अलावा शर्मा आंटी और अंकल की दवाइयाँ भी लेकर आनी है। इन सब का खर्चा हम कैसे उठाएंगे? अरे मेरी बच्ची, तू फिक्र क्यों करती है? हम सब मिलकर संभाल लेंगे, तू बस चिंता मत कर। देखना सब कुछ बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगा। जी माँ जी, चलिए मैं खाना बना लेती हूँ। प्रियंका जैसे ही उठकर रसोई की तरफ जाने लगती है तभी अचानक दरवाजे पर रोहन और कविता आ जाते हैं। अरे दीदी सुनो ना। हाँ बेटा, बताओ क्या हो गया? यार दीदी, आज जो अंकल आंटी ने दाल रोटी बनाई थी ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। सच कहें तो आपके हाथ के बनाए हुए चटपटे मोमोज खाने का बहुत मन कर रहा है। अच्छा बच्चों, तो ये बात है। कोई बात नहीं, कल जब मैं बेचने के लिए मोमोज बनाऊंगी तो तुम लोगों के लिए भी थोड़े ज्यादा बना लूंगी। एकदम पक्का ना दीदी? हाँ बिल्कुल पक्का। अब ज्यादा नौटंकी मत करो, जाओ जाकर आराम से सो जाओ। रोहन और कविता खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद खाना खाकर सास बहू भी अपने दिन भर के काम से थककर रात को आंगन में खटिया डालकर बैठ जाती हैं। बेटा प्रियंका, मैं यही सोच रही थी कि कल अगर हम मोमोज बेचने बाजार जाएं और हमारे सारे मोमोज बिक जाएं, तो हमारे पास अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। इससे हम इन बच्चों की रुकी हुई फीस भी भर सकेंगे और अपना मोमोज का सामान भी खरीद पाएंगे। हाँ माँ जी, बस भगवान हमारा साथ दे दे। चलिए अब सो जाते हैं, काफी रात हो गई है। रात गुजरने के बाद अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही दोनों सास बहू मोमोज बनाने की भारी तैयारी में जुट जाती हैं। उठ जा बहू, सवेरा हो गया है। चल जल्दी से आज के मोमोज की तैयारी शुरू करते हैं ताकि वक्त पर ठेला लेकर निकल सके। हाँ माँ जी, मैं बस उठी ही समझो। चलिए आज मिलकर ऐसे चटपटे मोमोज बनाएंगे कि सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएं। दोनों सास बहू मिलकर मोमोज बनाने के काम में पूरी तरह से मशगूल हो जाती हैं। देख प्रियंका, सबसे पहले सोयाबीन की बड़ी को अच्छे से उबाल कर उसका सारा पानी निचोड़ ले और फिर उसका दरदरा सा कीमा तैयार कर ले। जी माँ जी, और इधर मैंने पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और लहसुन को एकदम बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है। अब मैं इस कटी हुई सब्जियों को सोयाबीन के उस मिक्सचर में मिला देती हूँ। शाबाश बेटी। अब इसमें थोड़ा सा नमक, काली मिर्च पाउडर, बारीक कटा हुआ प्याज और थोड़ा सा सोया सॉस डालकर इस सारे मसाले को अच्छे से मिला ले ताकि अंदर की स्टफिंग एकदम चटपटी बने। मसाला तो एकदम लाजवाब तैयार हुआ है माँ जी, अब मैदा गूंथने की बारी है। ला इधर मैदा दे, मैं इसे अच्छे से सॉफ्ट गूंथ लेती हूँ ताकि मोमोज की पपड़ी एकदम पतली और मुलायम बने। चल अब तू जल्दी से पूरी की तरह पतली पतली रोटियां बेल और मैं उसमें ये चटपटी सब्जियां और सोयाबीन की स्टफिंग भरकर सुंदर सुंदर पोटली यानी मोमोज का आकार देती जाऊंगी। वाह माँ जी, हमारे हाथ कितनी तेजी से चल रहे हैं। देखिए कितना सुंदर शेप आ रहा है मोमोज का। अच्छा, अब इन्हें स्टीमर में भाप लगाने के लिए रख देते हैं। हाँ, इन्हें स्टीमर में करीने से सजा दे और नीचे पानी उबलने दे ताकि ये भाप में अच्छी तरह पक जाए। आधे कच्चे और आधे पक्के मोमोज को अलग डब्बों में करीने से सजा कर रख लेते हैं ताकि ठेले पर बेचने में आसानी हो। और हाँ माँ जी, मोमोज के साथ खाने वाली वो तीखी वाली लाल मिर्च लहसुन की चटनी और साथ में घर की बनी मेयोनीज को भी बोतलों और डब्बों में पैक कर लिया है। मोमोज और चटनी के डिब्बों को ठेले पर करीने से सजाने के बाद दोनों सास बहू भगवान का नाम लेकर घर से बाहर निकलती हैं। जैसे वो गली में कदम रखती हैं तभी वहां 4 चुगलखोर पड़ोसनें कौशल्या, सुमित्रा, विमला और कलावती खड़ी होकर ताने कसने लगती हैं।
अरे अरे शर्म करो, शर्म। देखो कितना बुढ़ापा आ रखा है और इस उम्र में ये ठेला लेकर बेचने निकल पड़ी हैं। अरे इस बुढ़िया को तो शर्म आए ना आए, जवान बहू को तो आनी चाहिए। देखो भरी जवानी में इसका आदमी तो इसे छोड़कर भाग गया। अपने मर्द के साथ तो ये रह नहीं पाई और अब दूसरों के मर्दों को उकसाने के लिए सुबह सुबह ठेला लेकर निकल पड़ती है। हाँ जरा इनका साज श्रृंगार तो देखो। अगर ये औरत सच में भली होती तो उसका आदमी भला इसे छोड़कर क्यों जाता। उस बेचारे आदमी को तो इन्होंने घर से भगा दिया। वो बेचारा आदमी तो जगह जगह भटक रहा है और इस औरत को देखो कैसे मजे से अपनी अय्याशियां करने में लगी है। बिल्कुल ठीक कह रही हो विमला, हमें तो सब पता है दोनों सास बहू ठेला लेकर निकलती ही इसी गंदे मकसद के लिए हैं। इन दोनों सास बहू का तो पूरा चरित्र ही खराब है। पड़ोसियों की ऐसी गंदी बातें सुनकर प्रियंका का खून खौल उठता है और गुस्से से, माँ जी जरा देखिए इन लोगों की जुबान कितनी चलती है। हमारी दिन रात की मेहनत तो किसी को नहीं दिखती, बस दूसरों पर कीचड़ उछालने और लांछन लगाने के लिए हर वक्त तैयार बैठे रहते हैं। अरे मेरी बच्ची, तू क्यों अपना खून जलाती है? इन फालतू लोगों की बात पर बिल्कुल ध्यान मत दे। दुनिया का तो काम ही है भौंकना, और तुझे तो पता ही है ना, कुत्तों के भौंकने से कभी हाथी नहीं मरा करते। तू बस अपना काम कर। पड़ोसियों की बातों को नजरअंदाज करते हुए सास बहू अपना ठेला लेकर आगे बढ़ती हैं और शहर के नाके पर आकर खड़ी हो जाती हैं। वहां सड़क पर एक पुलिस वाला और उसका साथी खड़े होकर उन पर फफ्तियां कसने लगते हैं। अरे अरे देखो तोता चना बाजे घना, घर में खाने के लिए दाने तक नहीं है और अम्मा चली बनाने। अरे साहब चने बुनाने नहीं बेचने, वो भी मोमोज। अरे इस बुढ़िया माई के बगल में इसकी बहू भी तो है, जरा देख तो सही कैसी छरारी सी है। अरे हाँ हाँ, तभी तो मर्दों को उकसा उकसा कर मोमोज खिलाती है, तभी तो ये बुढ़िया अपनी इस बहू को साथ लेकर घूमती है। अरे ओ साहब, कम से कम आप तो थोड़ी सी शर्म कर लो। आपको हमारी रक्षा के लिए खाकी वर्दी दी गई है या हमारा इस तरह खुलेआम मजाक उड़ाने के लिए? अगर आप जैसी पुलिस औरतों की मदद नहीं कर सकती तो कम से कम हम पर ऐसे कीचड़ और लांछन तो मत लगाओ। अरे जाजा, बहुत देखे हैं मैंने तेरे जैसे। चल चल यहाँ से उठकर पतली गली से ले। पुलिस वाला रौब दिखाते हुए उन्हें वहां से भगा देता है और वो दोनों मजबूरी में अपना ठेला आगे बढ़ा लेती हैं। तभी वहां कुछ लोग आते हैं और उनके ठेले को घेर लेते हैं। दादी एक प्लेट मोमोज दे दो। ओ बहन जी, एक प्लेट मोमोज हमें भी देना। हाँ हाँ भाई साहब, बताइए आपको कौन से फ्लेवर के चाहिए? एक काम करो, सोयाबीन वाले मोमोज दे दो। अरे मुझे सोयाबीन नहीं, पत्ता गोभी वाले वेज मोमोज देना। मुझे तो भाई स्पेशल पनीर वाले मोमोज चाहिए। अरे भाई मुझे स्टीम वाले नहीं, एकदम क्रिस्पी फ्राइड मोमोज चाहिए। प्रियंका और उर्मिला फुर्ती से सबकी पसंद के गर्मा गर्म मोमोज प्लेट में सजाकर उन्हें तीखी लाल चटनी और मलाईदार मेयोनीज के साथ सर्व करती है मोमोज खाकर। अरे वाह 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 बहन जी, आपके मोमोज की ये तीखी चटनी तो कमाल की है, और इतने चटपटे मोमोज मैंने आज तक नहीं खाए। सच में खाने में बहुत मजा आ गया। अरे भाई साहब, लगता है आप इस गांव में नए नए आए हैं। अरे हाँ हाँ बहन जी, बस थोड़े से जरूरी काम से इस गांव में आना हुआ है। अरे वाह, तभी आप हमारे हाथ के मोमोज खा रहे हैं। अरे क्यों, इस गांव में कोई और मोमोज नहीं खाता? अरे भाई साहब क्या बताएं, जब औरतें अकेली होती हैं तो ये समाज उन्हें ना तो इज्जत से काम करने देता है और ना ही चैन से बैठने देता है। सही कहा दादी जी, बस क्या ही कह सकते हैं। मदद करने वाले हाथ बहुत कम मिलते हैं, पर मुफ्त की सलाह देने वाले हजार। हाँ, और मारने वाले के हाथ पकड़े जा सकते हैं, बोलने वाले का मुंह कोई नहीं पकड़ सकता। आप दोनों मेहनत कर रही हैं, अपनी मेहनत जारी रखिए, भगवान आपको इसका अच्छा फल जरूर देगा। हाँ भाई साहब, बस इसी बात की तसल्ली है कि भगवान हमारे साथ है। देखते ही देखते उनकी आधी से ज्यादा प्लेटें बिक जाती हैं और कुछ लोग पैक करवा कर भी ले जाते हैं। उस दिन उनके सभी मोमोज बिक जाते हैं और उनकी झोली में अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं और दोनों सास और बहू खुशी खुशी ठेला लेकर घर लौट रही होती हैं। तभी प्रियंका, अरे माँ जी, आज तो एक भी कमीज नहीं बचा। अरे बेटा, तू चिंता क्यों करती है? आज तो अच्छा हुआ ना कि सारे मोमोज बिक गए। नहीं नहीं माँ जी, वो बच्चे सुबह से कह रहे थे ना कि उन्हें भी हमारे हाथ के मोमोज खाने। अरे हाँ बेटा, कोई बात नहीं, अभी ये मोमोज तो खत्म हो गए, पर हम घर जाकर आज उन बच्चों के लिए खुद अपने हाथों से फ्रेश मोमोज बनाएंगे। घर पहुंचकर दोनों सास बहू तुरंत काम पर लग जाती हैं और उन बच्चों और आश्रम के बुजुर्ग मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, मिस्टर एंड मिसेस कपूर और मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा के लिए गर्मा गर्म मोमोज तैयार करती हैं और बड़े प्यार से मोमोज परोसती हैं। अरे वाह वाह, आपके मोमोज तो सच में बहुत बढ़िया हैं। अरे आंटी, हमने आपकी तरह स्वादिष्ट मोमोज कभी नहीं खाए, हमें तो सिर्फ आपके ही हाथ के मोमोज सबसे अच्छे लगते हैं। सभी लोग बड़े चाव से मोमोज खा रहे होते हैं और सास बहू की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी अचानक वहां राहुल शराब के नशे में धुत होकर अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ आ धमकता है और चिल्लाकर, लारी ला, और जल्दी से आज की सारी कमाई के पैसे निकाल, आज मैं अपनी इस महबूबा को बाहर पिक्चर दिखाने ले जाऊंगा।
अपनी बहू और आश्रम के लोगों के सामने राहुल की ऐसी हरकत देखकर उर्मिला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो राहुल को एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती है रे? अपनी बीवी को छोड़कर तू अपनी इस महबूबा के साथ यहाँ तमाशा करने आ गया? तुझे तो चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरना चाहिए। निकल जाए यहाँ से। उर्मिला उसे गुस्से में धक्का देकर वहां से भगाने लगती है। तभी प्रियंका गुस्से में, निकलो मेरे घर से, अब इस घर में तुम्हारे लिए रहने की कोई जगह नहीं है और तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। प्रियंका की बात सुनकर राहुल और भड़क जाता है और वो गुस्से में आकर प्रियंका को एक जोर से थप्पड़ मारता है, जिससे वो धक्का खाकर नीचे गिर जाती है। तभी आश्रम के 2 लड़के रोहन और सोहन वहां आते हैं, लेकिन जैसे वो देखते हैं कि प्रियंका रो रही है और राहुल उससे लड़ रहा है तो, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी दीदी से ऐसे बातें करे, और तूने हमारी दीदी को रुलाया कैसे? रोहन और सोहन गुस्से में राहुल के साथ हाथापाई करने लगते हैं। ये देखकर राहुल और भड़क जाता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है। हाँ, अब मुझे समझ आ रहा है कि दाल में काला क्या है। राहुल घर से बाहर निकलकर गली में चिल्ला चिल्लाकर तमाशा करने लगता है। अरे अरे सुनो सुनो गांव वालों, देखो देखो, इसने अपने घर में अपने यार पाल रखे हैं। ये कोई इसकी दीदी वीदी नहीं है, इसके यार हैं यार। देखो मैं अपनी बीवी से बात कर रहा था और ये कैसे मुझसे लड़ने के लिए आ गए। अरे नहीं नहीं, आप हमें बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। हम तो बस ये कह रहे थे कि हमारी दीदी को मत मारो। हम इस तरह किसी औरत पर अत्याचार थोड़े ना होने देंगे। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। इन यारों के चक्कर में ही तो इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला है, और ये सब मेरी माँ बैठी बैठी करवा रही है। मुझे तो शर्म आती है कि मैं ऐसी माँ का बेटा हूँ, और मेरी इस बेवफा बीवी ने मुझे धोखा दे दिया। अरे तूने अपनी बीवी को धोखा दिया कल मुँह है, या तेरी इस बीवी ने तुझे धोखा दिया? चुपचाप दफा हो जाए यहाँ से और अपनी इस गंदी हरकतों से हमारी और बेइज्जती मत करवा। देखो गाँव वालों, देखो मेरी माँ कितनी मक्कार है, और जरूर मेरी माँ भी इस सब का फायदा उठा रही है, तभी तो इसने इन जवानों को अपने घर में पाल रखा है। राहुल की भड़काऊ बातें सुनकर वहां आसपास के लोग, गांव वाले और कुछ पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। भीड़ में से कौशल्या, सुमित्रा और मंगल और हरनाम आगे आकर उर्मिला पर ताने कसने लगते हैं। अरे थू 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 थू, शर्म आनी चाहिए उर्मिला बहन तुम्हें। और तुम ये सब क्या करवा रही हो अपने घर में? तुम्हें जरा सी भी शर्म नाम की चीज बची है या नहीं? तुम्हारे घर में रहकर ये सब क्या चल रहा है? भाई साहब की समाज में कितनी इज्जत थी, पर उनके जाने के बाद तुमने तो अपने इस घर का माहौल ही पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। अरे भाई बिल्कुल सही कह रही है बहन जी। अपनी बहू के साथ ऐसे जवान लड़कों को तुम घर में रख रही हो। ये 20-20 के नौजवान लड़के हैं जिन्हें तुम पाल रही हो, और भगवान जाने तुम्हारे इस घर के अंदर बंद दरवाजों के पीछे क्या क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। गांव के उन 2-4 लोगों और औरतों की ऐसी गंदी और नीच बातें सुनकर उर्मिला का खून खौल उठता है। अरे तुम सब लोग अपनी इस गंदी जुबान को लगाम दो और शर्म करो। क्या बकवास किए जा रहे हो? ये लड़के हमारे बच्चों जैसे हैं। अरे हाँ भाई, हम तो कह रहे हैं कि खुद के तो कोई औलाद हो ही नहीं है, और पराये लड़कों के साथ छी 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 छी। सही कहा हरनाम भाई, खुद के तो बच्चे हुए नहीं, अपने पति के साथ ढंग से परिवार बसा नहीं पाई, और अब दूसरों के जवान लड़कों को घर में पाल रही है। हमने बहुत देखे ऐसे दिखावा करने वाले, और हमें अच्छी तरह पता है कि इन सब का चरित्र कैसा है। पड़ोसियों और गांव वालों के ऐसे घटिया इल्जामों से आहत होकर प्रियंका गुस्से में तुरंत घर का दरवाजा बंद कर लेती है और उन सबको खरी खोटी सुनाकर भगा देती है। रोहन और सोहन दोनों लड़के घर के अंदर ही रह जाते हैं। तुम दोनों यहाँ अचानक ऐसे कैसे आ गए? दीदी, हम तो बस वो आपको ये कहने आए थे कि। बाहर गली में अभी भी गांव के सरपंच और कुछ लोग जमा होकर पंचायत जैसी बातें करने लगते हैं। अरे भाई देखो, इन दोनों बहुओं ने कैसे इन जवान लड़कों के साथ अपने कमरे के दरवाजे अंदर से बंद कर रखे हैं। भगवान जाने इस बंद कमरे के अंदर क्या क्या हो रहा होगा। बाहर सरपंच और गांव वालों का शोरगुल सुनकर रोहन और सोहन घबराकर तुरंत दरवाजा खोल देते हैं। आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, हम तो बस अपनी दीदी को ये कहने आए थे कि कल आप लोग खाना मत बनाना, हम सब अपने लिए दाल चावल बनाएंगे तो आपके लिए भी बना देंगे। तभी राहुल बाहर खड़ा होकर, अरे वाह रे वाह, ये औरत तुम्हें अपने हाथ से मोमोज बना बना कर खिलाती है और तुम बदले में इसको दाल चावल खिलाओगे। मुझे सब समझ आ रहा है कि यहाँ कौन कौन से गुल खिलाए जा रहे हैं। इतना कहकर राहुल वहां से चला जाता है। उसकी ऐसी नीच बातें सुनकर प्रियंका फूट फूट कर रोने लगती है। अरे बेटा तू रो मत, और इन फालतू की बातों की बिल्कुल फिक्र मत कर। ये लोग तो ऐसे ही हैं, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। इस बीच उस जगह के मालिक डॉक्टर समीर और आश्रम के बाकी बेसहारा बुजुर्ग आंगन में बैठे आपस में चिंता जता रहे होते हैं। इनमें से कुछ बुजुर्गों को भूलने की बीमारी है, कुछ को ब्रेन स्ट्रोक का असर है, जिस वजह से वो खुद अपनी देखभाल करने की स्थिति में नहीं है। वहीं 18-20 के युवा भी हैं जिन्हें ये सास बहू पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। अरे भाई, हमारी वजह से इन दोनों बेचारी औरतों को रोज कितना कुछ सुनना पड़ता है। ये दिन रात इतनी मेहनत करती हैं और फिर भी समाज के ताने इन्हें झेलने पड़ रहे हैं।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शर्मा जी। मैं यहाँ का डॉक्टर और मालिक हूँ और मैं देख रहा हूँ कि वो लोग अकेले कितनी जिम्मेदारी उठा रही हैं। मुझसे जितना बन पाता है मैं भी इनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। हम सब भी तो मजबूर हैं, किसी की कोई नौकरी चाकरी नहीं है, हमें ऐसा कोई काम भी नहीं आता जिससे हम पैसे कमाकर इनकी मदद कर सके। हमारी वजह से इन पर रोज नए लांछन लग रहे हैं। उनकी ये सारी बातें आंगन से गुजर रही उर्मिला और प्रियंका सुन लेती हैं। प्रियंका तुरंत आगे आकर प्यार से उन सबको समझाती है। अरे आप सब लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं? हम जिंदा है ना, हमारे चटपटे मोमोज जिंदाबाद है। हम मोमोज बेच बेच कर इतना पैसा कमा लेंगे कि आप सबकी जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आप अकेले इतना ही कर लेंगे? हम सब तो आप पर ही बोझ बन रहे हैं। तुम चिंता मत करो बच्चा, हम है ना, हम सास बहू के चटपटे मोमोज बेचकर हम सब कर लेंगे। इसके बाद सभी लोग आपस में गले मिलते हैं। डॉक्टर समीर प्यार से सबके लिए चाय बनाकर लाते हैं। सब मिलकर चाय पीते हैं और फिर सास बहू अपनी छोटी सी कोठरी में सोने के लिए चली जाती हैं। अगली सुबह दोनों सास बहू फिर से मोमोज की तैयारी में जुट जाती हैं। वो हाथ से टमाटर और लहसुन की चटनी पीसती हैं, घर पर ही मेयोनीज तैयार करती हैं और मोमोज बनाकर अपना ठेला करीने से सजा लेती हैं। जैसे वो ठेला लेकर बाहर निकलती हैं, गली में खड़ी पड़ोसने उन पर फप्तियां कसने लगती हैं। अरे देखो निकली दोनों सास बहू। हाँ, आज फिर कोई नया गुल खिलाने के लिए निकली है। देखो अब मर्दों को अपना जलवा दिखाएंगी। इन फालतू लोगों को नजरअंदाज करो बेटा, अब तुम चलो, हमें देर हो रही है। सास बहू अपना ठेला लेकर चौराहे पर पहुंच जाती हैं, लेकिन उस दिन उनके ठेले पर कोई ग्राहक नहीं आता। तभी वहां डॉक्टर समीर अपने एक दोस्त अमित के साथ मोमोज खाने के लिए आते हैं। डॉक्टर समीर प्रियंका को मन ही मन पसंद करते हैं। अरे डॉक्टर साहब, आज यहाँ इस ठेले पर कैसे? और क्या बात है, आज इनके पास एक भी ग्राहक नहीं दिख रहा है। अरे अमित भाई क्या बताएं, ये लोग इन बेसहारा बुजुर्गों और बच्चों की मदद के लिए दिन रात मेहनत करती हैं और इस गांव के लोगों की घटिया मानसिकता की वजह से कोई उनके पास आना नहीं चाहता। सब गलत मतलब निकालते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आज तो सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। लोग बस हम पर लांछन लगाना जानते हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए दादी जी, सच हमेशा जीतता है। प्रियंका जी, आप लोगों की मेहनत रंग लाएगी। डॉक्टर समीर रोज वहां आने लगते हैं और प्रियंका से बातें करते हैं। उन्हें प्रियंका बहुत अच्छी लगने लगती है। आसपास के लोग उन्हें रोज वहां खड़े देखकर खुशफुसाने लगते हैं। अरे देखा तुमने, ये डॉक्टर साहब रोज इस बुढ़िया के ठेले पर आकर खड़े रहते हैं। मैंने तो कई बार देखा है कि ये इस बहू को घूरते रहते हैं और बड़े बड़े मोमोज पैक करवा कर ले जाते हैं। सोचो कोई इंसान अकेले इतने सारे मोमोज क्या ही खाता होगा। मुझे तो शुरू से ही इस दाल में कुछ काला नजर आता था। अब इन दोनों पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। वो दोनों सास बहू पर कड़ी नजर रखना शुरू कर देती हैं। इसी दौरान प्रियंका का नकारा पति राहुल भी एक दो बार वहां आता है और देखता है कि प्रियंका डॉक्टर समीर को मोमोज दे रही है और उनसे हंस हंस कर बात कर रही है। ऐसे ही 4-5 दिन बीत जाते हैं। डॉक्टर समीर रोज ठेले पर आते हैं और दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। प्रियंका जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं इस काम में आपकी कुछ और मदद करना चाहता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग खुद संभाल लेंगे। अरे मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी मदद करके। अगर पैसों से नहीं तो कम से कम मैं आश्रम के बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई की किताबें तो ला ही सकता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर आप बच्चों के लिए किताबें ला सकते हैं तो जरूर लाइए। कुछ देर बाद डॉक्टर समीर बच्चों के लिए किताबें लेकर उनके घर आते हैं। वो बच्चों को किताबें दे रहे होते हैं और सब बैठकर आपस में चाय पी रहे होते हैं। तभी हंसी मजाक कर रहे होते हैं सभी। ठीक उसी समय प्रियंका का पति राहुल कुछ गांव वालों को इकट्ठा करता है और उनके पीछे पीछे सीधा उनके घर में घुस जाता है और लोगों को भड़काने के लिए और भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। राम राम राम, अब तो हद हो गई। अभी तक तो तुम उन लड़कों के साथ मिलकर यहाँ गुल खिला दी थी और अब तो तुम बाहर के मर्दों को भी अपने घर में बुलाने लग गई हो। अरे हमारे घर में और भी लड़के लड़कियां रहते हैं, क्या इन सब की वजह से हमारे गांव के बच्चे और बहुएं बिगड़ जाएंगी? राहुल के भड़काने पर भीड़ में खड़े गांव वाले गुस्से से पागल हो जाते हैं और तरह तरह की गंदी बातें और ताने कसने लगते हैं। निकलो हमारे गांव से, अब हम तुम्हें यहाँ एक पल भी नहीं रहने देंगे। पानी अब सिर से ऊपर हो चुका है। अरे इन जैसी औरतों की वजह से पूरे गांव की नाक कट रही है। कल को हमारे घर के बच्चे भी यही सब सीखेंगे। इन्हें एक मिनट भी यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए। सही कह रहे हो मंगल भाई, बूढ़ी सास खुद तो बिगड़ी ही है, अपनी जवान बहू को भी साथ में लगा रखा है। बाहर के मर्द घर के अंदर आ रहे हैं और ये लोग समाज को धब्बा लगा रही हैं। अरे भगाओ इन सबको इन गांव से। ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, वरना ये पूरे गांव का माहौल खराब कर देंगी। अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। ढोल पीट पीट कर गांव में गंदगी फैला रही हो, आज तो इन्हें सबक सिखा कर ही रहेंगे। अरे भाई चलो निकलो, निकालो इन सबको बाहर और तोड़ डालो इनका सारा सामान, ताकि दोबारा यहाँ ऐसे हरकत करने की हिम्मत ना हो। गांव वाले उनके मोमोज के ठेले को पूरी तरह से तोड़ फोड़ देते हैं।
जब वहां मौजूद रोहन और सोहन जैसे लड़के उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो गांव वाले उन पर टूट पड़ते हैं और उन्हें मुक्के और थप्पड़ मारने लगते हैं और बच्चों के रहने की उस जगह और टीन शेड को भी डंडों और पत्थरों से बुरी तरह तोड़ने फोड़ने में लग जाते हैं। सब कुछ उजड़ा हुआ देखकर उर्मिला सिर पकड़कर बैठ जाती है और दर्द से भरकर कहती है, हे भगवान, अब तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए और अब हम क्या ही करेंगे। गांव वाले उन्हें वहां से जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। वो दोनों सास बहू अपना टूटा फूटा ठेला उठाती हैं, उस पर बचा कुछ सामान रखती हैं और अपने नकारा बेटे राहुल को कोसती हुई उस गांव से बाहर निकल जाती हैं। तभी समीर उनके पास आता है। देखिए प्रियंका जी, आप लोग परेशान मत होइए। पास वाले गांव में मेरे एक छोटा सा कमरा है जो मेरे पापा ने पुराने समय में लिया था। आप लोग वहां जाकर आराम से रह सकती हैं। नहीं नहीं समीर जी, अब हमें तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। तुम्हारी वजह से पहले ही इतना सब कुछ हो चुका है, अब हम और कुछ नहीं बिगाड़ना चाहती। दीदी प्लीज मना मत कीजिए, हमारी सुनिए, डॉक्टर समीर आपकी मदद करना चाहते हैं। अरे बहू, इसमें बुराई ही क्या है? इन बच्चों और समीर की क्या गलती है? ये तो बस हमारी मदद करना चाहते थे। इनकी नीयत बिल्कुल साफ और पाक थी। चल इनके साथ। डॉक्टर समीर अपनी गाड़ी से दोनों सास बहू को पड़ोस के उस सुरक्षित गांव में ले जाते हैं और थोड़ी आर्थिक मदद भी करते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। लेकिन नए गांव पहुंचने के बाद माँ जी, हमें रहने के लिए छत तो मिल गई, लेकिन अब हम करेंगे क्या? हमारी गुजर बसर कैसे होगी? अरे बेटा, तू फिक्र क्यों करती है? हमारे हाथ में हुनर है, क्यों ना हम अपना मोमोज का ही ठेला दोबारा से लगाएं। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। चलिए बाजार से सामान खरीद कर लाते हैं। दोनों सास बहू बाजार से मोमोज बनाने का सामान खरीद कर लाती हैं और उसी नए गांव में नई सिरे से अपना मोमोज का ठेला लगाना शुरू कर देती हैं। हालांकि वो बुजुर्ग और लड़के लड़कियां पुराने आश्रम में ही रहते हैं, लेकिन फोन और संदेश के जरिए उनका संपर्क लगातार बना रहता है। डॉक्टर समीर और रोहन और सोहन गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों के जरिए उनके घर पर राशन पानी और बच्चों के लिए किताबें भिजवाते रहते हैं। इसी तरह धीरे धीरे 4-6 महीने गुजर जाते हैं और एक दिन जब वो दोनों नए गांव के चौराहे पर अपना ठेला सजा रही थी, तभी डॉक्टर समीर वहां आते हैं और अकेले में प्रियंका से अपने दिल की बात कह देते हैं। प्रियंका जी, जब से मैंने आपको देखा है मैं आपको बहुत पसंद करने लगा हूँ। क्या आप इस नई जिंदगी में मेरा साथ देंगी? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं इन सब के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकती। कृपया ऐसी बातें मत कीजिए। ये सब पास ही खड़ी उर्मिला सुन लेती है। वो प्रियंका को एक तरफ ले जाकर प्यार से समझाती है। देख प्रियंका बेटा, तू कब तक उस नकारा और धोखेबाज राहुल के सहारे बैठी रहेगी? वो तो वैसे भी दूसरी औरतों के चक्कर में अपना मुंह काला कर चुका है। तेरी पूरी जिंदगी अभी बाकी है बेटा। नहीं नहीं माँ जी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं बस आपके और इन बच्चों के सहारे अपनी पूरी जिंदगी काट लूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे कब तक चलेगा? और ये हमारे सास बहू के चटपटे मोमोज का ठेला भी आखिर कब तक यूं ही चल पाएगा? कल को भगवान न करे मुझे कुछ हो गया तो तू अकेली इस दुनिया में अपनी जिंदगी कैसे चलाएगी? डॉक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान है, उनका दिल साफ है। अपनी सास के समझाने के बाद प्रियंका सोच में पड़ जाती है। तभी शाम ढलते ही उनके ठेले पर नए गांव के लोगों की भीड़ जुटने लगती है। वो दोनों मिलकर गर्मा गर्म और चटपटे मोमोज तैयार कर रही होती हैं। अरे भाई साहब, जरा इस तरफ आना। यहाँ से इतनी गजब और सौंधी खुशबू आ रही है कि राह चलते इंसान का भी पेट भर जाए। सच बता रहा हूँ भाई, ऐसे लजीज और चटपटे मोमोज तो हमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाए। इन सास बहू के हाथ में सच में कोई जादू है। ऐसा शानदार स्वाद कहीं और मिल ही नहीं सकता। नए गांव यानी सोनपुर में सास बहू के मोमोज की धूम मची हुई है। पास ही में बनिए की दुकान पर दोपहर के समय उसका नौकर ठेले से मोमोज खरीद कर दुकान पर लाता है और खाने बैठ जाता है। अरे वाह, इतनी शानदार और सौंधी खुशबू कहाँ से आ रही है भाई? दुकान में बैठे बैठे मुंह में पानी आ गया। डिब्बे में क्या लेकर आए हो? अरे सेठ जी, क्या बताएं, चौराहे पर जो नई सास बहू बैठी है ना, उन्हीं के चटपटे मोमोज लेकर आया हूँ। कसम से ऐसे लजीज और चटपटे मोमोज बनते हैं कि खाते ही मजा आ जाता है। अरे भाई अच्छा, ऐसी बात है क्या? तब तो भाई मुझे भी उठकर अभी के अभी खुद जाकर खाने पड़ेंगे। जरा मैं भी तो चखूं कि आखिर ऐसा क्या खास है इनके मोमोज में। दुकानदार रघु खुद उठकर ठेले की तरफ चला जाता है। उधर अपने पुराने गांव में राहुल बौखलाया हुआ घूम रहा होता है। वो इधर उधर लोगों से पूछता फिरता है कि उर्मिला और प्रियंका कहाँ चली गई। तभी आश्रम के बाहर खड़े कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे अभी कुछ दिन पहले ही फोन पर बात हुई थी। दीदी और दादी जी सोनपुर गांव में नया ठेला लगा रही हैं। हाँ, लेकिन यह बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, खासकर उस राहुल को तो बिल्कुल भी नहीं। राहुल छिपकर इनकी बात सुनकर सोनपुर गांव पहुंच जाता है और देखता है कि वहां सास बहू का मोमोज का ठेला लगा हुआ है। डॉक्टर समीर बहुत प्यार से प्रियंका की मदद कर रहे हैं। ये लीजिए प्रियंका जी, आप इन प्लेटों में मोमोज दीजिए, मैं ग्राहकों को संभालता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर समीर, आप नहीं होते तो पता नहीं हम लोगों का क्या होता। दोनों के बीच दोस्ती देखकर राहुल गुस्से से चौराहे पर तमाशा खड़ा कर देता है।
अरे अरे सुनो गांव वालों, ये औरतें कितनी शातिर और चरित्रहीन है। ये मेरी अपनी पत्नी है और देखो इस मर्द के साथ कैसे हंस हंस कर गुलछर्रे उड़ा रही है। अरे हम तो आज तक यही समझते थे कि डॉक्टर साहब और दोनों सास बहू एक ही परिवार के हैं। अरे बिल्कुल नहीं, ये दोनों सास बहू झूठी और मक्कार हैं। राहुल की बातें सुनकर सोनपुर के गांव के कुछ लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं और राहुल के उकसाने पर वो सभी सास बहू पर गंदे गंदे इल्जाम और छींटाकशी करने लगते हैं। तभी डॉक्टर समीर आगे आते हैं। शर्म आनी चाहिए तुझे राहुल, तू दूसरों के चरित्र पर उंगली उठाता है। तू तो खुद अपनी बीवी को छोड़कर किसी और औरत के चक्कर में पड़ा हुआ है और इन्हें जिल्लत के सिवा कुछ नहीं दिया। तुझे इन पर इल्जाम लगाते हुए जरा भी झिझक नहीं हुई। डॉक्टर समीर की बात सुनकर सोनपुर के लोग राहुल की हकीकत समझ जाते हैं और राहुल को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। अरे भाई, यह तो कमीना खुद अपनी पत्नी को छोड़कर अय्याशी कर रहा था और यहाँ आकर इन बेचारी औरतों पर कीचड़ उछाल रहा था। भगाओ इस धोखेबाज को यहाँ से। तू ऐसे मर्द पर खुद तो घर का न घाट का और ऊपर से आकर तमाशा खड़ा कर रहा है। मारो इसे, भगाओ यहाँ से। गांव वालों के तेवर देखकर राहुल घबरा जाता है। तभी उर्मिला आगे बढ़ती है और गुस्से में उसे 2 जोरदार तमाचे जड़ देती है। निकल जा यहाँ से और अपनी शक्ल दोबारा कभी मत दिखाइयो। हमने बहुत झेल लिया तेरा ये ढोंग। आज के बाद तू हमारे लिए मर चुका है। अपनी बेइज्जती होते देखकर और लोगों से पिटकर राहुल दम दबाकर वहां से भाग जाता है। उसके जाने के बाद डॉक्टर समीर हिम्मत करके ठेले के पास रखे छोटे से मंदिर से रोली उठाते हैं और प्रियंका के माथे पर सिंदूर लगाकर उसकी मांग भर देते हैं। कानूनन भी तुम दोनों को अलग हुए 1 से ज्यादा हो चुका है। प्रियंका जी, अब इस समाज को या किसी को भी कुछ कहने का कोई हक नहीं है। आज से आप मेरी पत्नी है और मैं उम्र भर आपकी और माँ जी की ढाल बनकर रहूंगा। हे भगवान, डॉक्टर साहब आपने ये क्या कर दिया। जो किया बहुत सही किया बेटी। तू खुद से कभी इस पर हाँ नहीं करती, पर समीर ने जो कदम उठाया वही तेरे लिए सबसे बेहतरीन है। तभी अचानक वहां पुराने आश्रम से लोग दौड़ते हुए पहुंच जाते हैं। अरे दीदी, हमें खबर मिल गई थी, हम बहुत खुश हैं आपके लिए। समय बीतता जाता है और 6 महीने बाद सोनपुर में अब सास बहू के चटपटे मोमोज की दुकान खुल जाती है। डॉक्टर समीर, उर्मिला और प्रियंका मिलकर इस बिजनेस को संभालते हैं। दुकान पर रखे गए नए नौकर मोमोज बनाते हैं और बेचते हैं। सच कहूँ माँ जी, डॉक्टर साहब उस दिन मेरा हाथ ना थामते तो शायद मुझे कभी सच्चा जीवन साथी और सम्मान ना मिल पाता। इन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। प्रियंका, जो राहुल ने तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत था। आज भी समाज में अकेली औरतों को ही गलत समझा जाता है। आदमी को गलत कोई नहीं समझता। दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि हमारा समाज औरतों के लिए अलग और आदमियों के लिए अलग कानून बनाता है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।